नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 आपका लॉकडाउन की वजह से आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन जल्दी आपका एग्जाम होगा, इसलिए आपको तैयारी अपनी बेहतर रखनी है। लगातार पिछले साल के पेपरों को लगाते रहना है, नए नए प्रैक्टिस सेटों को लगाते रहना है। आज आपको हिंदी के सर्वश्रेष्ठ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। अगर आप सरकारी सीट पाने की लालसा रखते हैं तो इन्हें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कम आप सभी लोग 45 प्रश्न और सही करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हिंदी का ऐसा सेक्शन होता है कि इसमें आप 50 में 50 भी स्कोर कर सकते हैं। ये हमारा 8वां सेट है। इसके पहले हमने आपको 7 सेट कराए हुए हैं, आप लोग प्ले स्टोर में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इन सभी प्रश्नों को तैयार अवश्य कर लीजिएगा आप लोग। देखिए बहुत समय हमारे चैनल के माध्यम से नए आते हैं, जिन्हें नए नए वीडियोस नहीं मिल पाती हैं, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लाल अंक का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसको दबाकर लाल से काला कर दीजिएगा। बगल में लगी नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी चलेगी तो वीडियो को लाइक और कीजिएगा। चलिए हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रथम प्रश्न पत्र के खंड बा में हिंदी का जो सेक्शन होता है उसमें 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाते हैं। इसमें 51 से लेकर के 100 तक जो क्वेश्चन है वो हिंदी क्वेश्चन है। अगर आपको 51 नंबर प्रश्न आ जाता तो आप 52 प्रश्न की ओर जा सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 3 से 4 सेकंड का आपके पास समय। पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजिएगा। यम का पर्यायवाची क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ये सभी। देखिए यम मतलब होता है यमराज, और यमराज का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्यपुत्र भी होता है, धर्मराज भी है, किनास भी है, और दंडधर भी इसे कहते हैं, और मृत्युपति भी कहते हैं। तो ठीक है, यमराज की ये सभी जो हैं वो पर्यायवाची हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और कीजिएगा। प्रगतिशील का विलोम क्या होगा? प्रगतिशील मतलब होता है जो हमेशा प्रगति के रास्ते पे चलता है, तो इसका होगा विलोम अप्रगतिशील। ये तो सिंपल है, लेकिन आपको सारे टॉपिक तैयार करके चलने। एग्जामिनर आपको सभी टॉपिक से सवाल पूछने का प्रयास करेगा। परस का तत्सम शब्द क्या है? देखिए तत्सम मतलब क्या होता है? संस्कृत रूपांतरण। परस जो है एक तद्भव शब्द है, इसका संस्कृत में आपको बताना है जहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तद्भव तो चेंज होकर के बन गया ना, तो सही ऑप्शन हो गया स्पर्श। स्पर्श से ही परस बन गया है, उसका तद्भव रूप जो है परस है और तत्सम रूप जो है स्पर्श है। 54 नंबर क्वेश्चन है, अनन्य में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग जो होता है हमेशा आगे लगता है, और अनन्य को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, अन प्लस अन्य। ठीक है, इसे कहते हैं एकनिष्ठ या एकमात्र कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं यूनिक कहते हैं। ठीक है, अनन्य मतलब होता है यूनिक। तो क्या लगा आगे? अन लगा है। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? सबसे पहले समझिएगा इसमें संधि कौन सी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? तो इसमें विसर्ग संधि है, और सही ऑप्शन होगा पहला। ये इंपॉर्टेंट संधि है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, कैसे जो विसर्ग है वो चेंज होकर के रा में चेंज हो जाता है। तो नी प्लस, जो देखिए पहले वाले ऑप्शन में लिखा है ना, नी प्लस भय। अब समझिएगा, देखिए विसर्ग के पहले, ये विसर्ग लगा है ना, अगर इसके पहले आ या बड़ा आ को छोड़ करके कोई भी अन्य स्वर आता है, देखिए अब इसमें ई आया ना, नी में क्या लगा है? ई लगा हुआ है। उसके बाद देखिए प्लस का निशान लगा है, अगर उसके बाद बड़ा आता है, छोटा हो या बड़ा हो, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी वर्ड आता है, तो उसके स्थान पर विसर्ग का रा हो जाता है। अब देखिए ई के बाद क्या आया? भा आया ना। भा कैसे वर्ड होता है? पा फा बा भा, चौथा वर्ड है ना, हमने बताया तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी वर्ड आता है तो उसका रा में चेंज होता है, निर्भय हो गया। अब जैसे निर्बल होता है ना, उसको भी देख लीजिए, ये संधि इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा फोकस कर रहे हैं। निर्बल, निर्बल भी आपका इसी प्रकार से होता है, नी प्लस बल, पा फा बा आया ना, ये तीसरा वर्ड आया ई के बाद में, तो ये भी आपका हो जाएगा। निर्जन, चा छा जा, तीसरा वर्ड आया, तीसरा, चौथा या पांचवा कोई भी वर्ड आएगा ना तो वो रा में चेंज हो जाएगा। समझिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट संधि है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है, पीतांबर में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन आपको पिछले सेट में हमने कराया था। पीला है अंबर जिसका, ये किस में जाएगा आपका? बहुव्रीहि समास में जाएगा। जब कमधाराएं और बहुव्रीहि दोनों हो तो आपको बहुव्रीहि समास सही करना है, क्योंकि पीला है अंबर जिसका जो है ये श्री कृष्ण के अर्थ में जा रहा है, इसमें तीसरा पद प्रधान है। ठीक है, अगर आपको बहुव्रीहि समास नहीं मिलता है ऑप्शन में, तब आप लोग कर्मधारय की ओर जा सकते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास किसमें है? अव्ययी भाव समास उसमें होता है जिसमें अव्यय लगा होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, प्रथम पद प्रधान होता है। श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मतलब क्या होता है? श्रद्धा से पूर्ण। ठीक है, प्रतिवर्ष,
प्रति लगा है इसमें अव्यय के रूप में, अजन्म में लगा हुआ है आ, तो ये सभी जो होंगे वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा के साथ, प्रतिवर्ष, हर वर्ष। आजन्म मतलब होता है, आजन्म जीवन पर्यंत होता है, इसका अर्थ जो होता है जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर के। ठीक है, थोड़ा आप समझिएगा। देखिए आजन्म में जब बड़ा आ लगा होता है तब इसमें होता है अव्ययी भाव समास। एक देखिए अजन्म होता है, अजन्म, उसमें छोटा जब लगा होता है आ तो इसमें नज समास होता है। ठीक है, ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइए। अगर किसी काम में आपका पूर्ण मन लगता है तो उसका अर्थ क्या है? इसके लिए देखिए स्पष्ट एक शब्द लिखा जाता है, दत्त चित्त। ठीक है, अगर दत्त चित्त आपके अंदर है तो इसका मतलब आप पूर्ण मन लगा करके कोई काम कर रहे हैं। ध्यान मग्न देखिए क्या होता है कि ध्यान में मग्न हो जाना, वो काम करने की बात नहीं कर रहा, किसी ध्यान में आप मग्न हो गए। ठीक है, इसलिए ध्यान मग्न नहीं हो। कुछ लोग सी ऑप्शन तुरंत सही कर देते हैं क्योंकि दत्त चित्त का उनको अर्थ ही नहीं मालूम। ये दत्त चित्त बना ही इसलिए है किसी काम में पूर्ण मन लगाने के लिए शब्द का निर्माण किया गया। 59 नंबर क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? राग दरबारी जो है ये श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा डी वाला। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। और ये राग दरबारी आप जाकर के देखें, किसी भी एग्जाम के हिंदी के सेट में आपको देखने को अवश्य मिलेगा। ये 1970 की पुस्तक है और साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीती हुई पुस्तक है, इसलिए मैंने आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक बताया, राग दरबारी। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल। 60 नंबर क्वेश्चन है, 99 के फेर में पढ़ना। अगर आप किसी जगह जानते होंगे पैसे कमाने के लिए बहुत भागते हैं तो लोग कहते हैं ना कि आप 99 के फेर में पड़ गए हैं। अब आपके यहां से बचना मुश्किल है, मतलब आप पैसे के पीछे ही धन संग्रह की चिंता में पड़ना जो होता है ये 99 के फेर में पड़ना होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला। आराम से सारे क्वेश्चन को सही करने का प्रयास करेंगे ना तो आप 50 से 50 कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी करेंगे तो वहीं पर गलतियां होती हैं। पिछले साल मैंने आपको कराया हुआ है यूपी बीएड का सेट, लोगों ने एग्जाम से आकर के ये तक कहा है कि हमने 50 से 50 करके आए हिंदी में। वो कर सकते हैं, आप भी इस बार भी कर सकते हैं। पेपर बिल्कुल सिंपल आता है, मीडियम लेवल का आता है, इसलिए जो अच्छे स्टूडेंट हों वो थोड़ा स्लो करने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि आप सारे प्रश्नों को सही कर सकते हैं। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, गौरी शंकर में कौन सा समास है? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि समास और संधि आपको बिल्कुल कंप्लीट करके चलनी है। इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप सभी सही कर सकते हैं। ठीक है, गौरी शंकर में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। इसमें दोनों ही पद प्रधान है, देख सकते हैं। गौरी भी एक अलग है, गौरी नाम है, और शंकर भी एक नाम है। ठीक है, गौरी शंकर जो है, आप देवताओं के नाम अगर जानते हो गौरी शंकर, तो वो दोनों ही पद प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास की ओर जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, चतुरानन में कौन सा समास है? पहचानिए। देखिए चतुर हैं आनंद जिसके, मतलब 4 स्तर हैं जिसके, वो ब्रह्मा जी के लिए कहा गया है, इसलिए सही ऑप्शन होगा बहुव्रीहि समास। देखिए जब आपका तीसरा अर्थ निकलता है ना तब आप द्विगु समास की ओर नहीं जाएंगे और कर्मधारय समास की ओर नहीं जाएंगे। ठीक है, तब वहां पर बहुव्रीहि समास ही सबसे सही उत्तर होगा। अगर ये उत्तर नहीं सही होता तो आप इसके खिलाफ कंप्लेन भी जाकर कर सकते हैं और ये क्वेश्चन या तो हटाया जाएगा या तो उत्तर बी वाला सही किया जाएगा। तो इस बारे में आप लोग भ्रम में मत रहिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? स्त्री का देखिए वामा भी होता है, शकुंत नहीं होता है। ठीक है, वामा होता है, वनिता होता है, ती होता है। ठीक है, और भी याद कर लीजिए, जैसे अबला जो होता है ना वो भी स्त्री का होता है, कामनी, भार्या, महिला, ये सभी जो होते हैं वो स्त्री के पर्यायवाची शब्द होते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका स्थायी भाव जो होता है स्थायी भाव है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव है? अब स्थायी भाव किसके होते हैं? रसों के होते हैं स्थायी भाव। तो रस कितने हैं? 11 रसों की संख्या मानी गई है। तो वात्सल्य जो रस होता है उसका जो स्थायी भाव है वात्सल्य ही होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा डी वाला। बाकी शंका, आलस्य, आमर्ष जो है, अगर आप जाकर के संचारी भावों की संख्या 33 है, वहां पर आपको इनको जाकर के मिलेंगे ये। 65 नंबर क्वेश्चन है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला एक सममात्रिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में आप जाकर के देखेंगे 4 चरण होते हैं और 24 मात्राएं होती हैं। तो ठीक है, सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला।
66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का उदाहरण नहीं है? आराम से समझने का प्रयास कीजिए, जो पूछने का प्रयास कर रहा है छंद क्या होता है। ठीक है, देखिए दोहा छंद होता है, सोठा भी छंद है, बैरव भी छंद है, लेकिन रूपक जो है ये एक अलंकार है, ये छंद नहीं है। ठीक है, अलंकार है एक। 67 नंबर क्वेश्चन है, किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? देखिए हमने आपको बताया था कि रस में कितने कितने चीज होते हैं। कोई भी रस होगा तो उसमें एक स्थायी भाव होगा। स्थायी भाव जो होता है वो लगातार पूरे रस में चलता रहता है, और स्थायी भाव किस कारण से जागृत हुआ वो विभाव डिसाइड करता है। तो स्थायी भाव भी होता है, उसके अंदर विभाव होता है, अनुभाव होता है और संचारी भाव होता है। तो अलंकार तो एक अलग ही है, रस छंद अलंकार होता है ना, तो रस तो ये हो गए रस के अंदर, अलंकार अलग होगा। ठीक है, तो अलंकार की चर्चा नहीं है रस की निष्पत्ति में। 4 शब्द होते हैं रस में, एक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनको याद कर लीजिएगा, चारों ऑप्शन में आपको डिफर करने का प्रयास करेगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकोक्ति क्या है? तो ऐसे लोगों से आप लोग बच के रहिएगा। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में आपको कहेंगे राम राम जपेंगे और बगल में छुरी रखते हैं। ऐसे लोग ऊपर से मित्र लगते हैं लेकिन भीतर से शत्रु का काम करते हैं। सही ऑप्शन है ए वाला। अगर देखिए आपको 68 आ जाता है ना, तो आप 59 की ओर देख करके आंसर दे सकते हैं। इसलिए मैं आपको नीचे के प्रश्न भी दिखा देता हूं कि आपका समय वेस्ट ना हो। आप अगर एक क्वेश्चन सरल है तो नीचे वाले पे टाइम दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? देखिए शब्द अलंकार जो होता है उसमें शब्द पर ध्यान दिया जाता है। एक अर्थालंकार होता है, उसमें अर्थ पर ध्यान दिया जाता है। तो शब्द अलंकार कौन सा है? वंक्रोति। ये जो अलंकार है वो कैसा अलंकार है? शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार में देखिए ये उदाहरण दिया गया, ये थोड़ा कठिन दे दिया गया। अगर आपको अनुप्रास देता, यमक देता, श्लेष देता, विप्सा देता तो आप पहचान जाते हैं, लेकिन वक्रोन्ति जो शब्द अलंकार है इस पर ध्यान थोड़ा कम जाता है, इसलिए सही ऑप्शन हो गया है। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अर्थालंकार। अर्थालंकार वो अलंकार होता है जो अर्थ के अनुसार उसमें अलंकार निकल कर आता है। अब इसमें भी देखिए सरल वाला ऑप्शन हटा लिया गया है और कठिन वाला ऑप्शन डाला गया है। इसमें स्वभावोक्ति अलंकार देखिए इसमें लिखा गया, तो सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला। देखिए वैसे अर्थालंकार में आप सभी को मालूम है उपमा, रूपक, उपेक्षा और भ्रांतिमान इस प्रकार के अनेकों जो होते हैं वो अर्थालंकार में आते हैं। लेकिन स्वभावोक्ति अलंकार जो होता है ना, वस्तु का यथावत वर्णन, जैसे वस्तु चल रही है, मान लीजिए श्री कृष्ण जी जो हैं दही मक्खन अपने मुंह पे लगाए हुए हैं, तो वैसा ही उसका वर्णन करेगा। ठीक है, कोई भी बढ़ा चढ़ा के वर्णन नहीं करेगा कि उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया जाए। इसलिए बिल्कुल स्वभावोक्ति अलंकार जो होता है यथावत वर्णन करता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संचारी भाव का उदाहरण क्या सा है? बताइए संचारी भाव कौन सा उदाहरण है? 4 ऑप्शन में से चूज कीजिए। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए उत्साह, भय और रति, ये तो आप जानते हैं ना कि ये स्थायी भाव है, और आपसे पूछ रहा है क्या? संचारी भाव आपसे पूछ रहा है, और संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, तो उन 33 में से अगर आप देखेंगे जाकर के तो गर्व जो होता है वो संचारी एक भाव होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? विभत्स रसों की संख्या 11 है, पहले 9 रस माने गए थे, बाद में दो रस आपके और जोड़ दिया गया, तो 11 हो गई है। सही ऑप्शन होगा विभत्स, मतलब होता है उसका जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा होता है, या फिर इसे घृणा भी लिखकर आ सकता है। घृणा, जैसे कि कोई आपका कोई जानवर होता है, किसी को कुदेल कुदेल करके खाता है, तो वहां पर आपको घृणा का अनुभव होता है। कोई कौवा खा रहा है ना, तो वैसे जो होती है ना घृणा, वो आपका जुगुप्सा में आती है। 73 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की भी रचना की है, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, लेकिन साहित्य लहरी ये किसकी है? साहित्य लहरी। अभी पिछला वाला सेट हमने आपको कराया था, आप लोग जाकर के पिछला वाला सेट देखिएगा। साहित्य लहरी सूरदास की है। सूर सागर, सूर पचीसी, सूर सारावली, गोवर्धन लीला और साहित्य लहरी ये सूरदास की रचना है, इसलिए तुलसीदास सही ऑप्शन नहीं होगा इसका। कौन सा शब्द शुद्ध है? चलिए शुद्ध बताइए, कौन सा शुद्ध रूप से लिखा गया? और ये आपका यूपी पीएसएस से लेकर के लेखपाल तक एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें लोगों की बहुत बड़ी गलती होती है, मात्राओं को लेकर के गलती होती है। सही ऑप्शन हो गया सी वाला।
विभीषिका, ठीक है, विभीषिका मतलब भी देख लीजिए, भय या डर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डाल लीजिएगा। ये मात्राएं इधर उधर हो जाती, कोई बड़ा भी कर देता है और कोई छोटा भी कर देता है, तो ठीक है, सही ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा, विभीषिका मतलब डर या भय होता है। 75 नंबर क्वेश्चन, यदि वर्षा न होती तो नदियां सूख जाती, ये किस प्रकार का वाक्य है बताइए। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, ऐसे वाक्य कैसे वाक्य होते हैं? ऐसे वाक्य संकेत वाचक वाक्य होते हैं। यदि वर्षा नहीं होती तो नदियां सूख जाती, ये संकेत है ना, ठीक है। पिताजी अभी आ जाते हैं तो अच्छा होता, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल आपको मिलेंगे ना, संकेत देते हैं कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी, यदि वर्षा नहीं होती तो नदियां सूख जाएंगी। इस प्रकार आप लोग संकेत वाचक को सही कर सकते हैं। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? घनिष्ठ मित्रता, इसके लिए सही शब्द जो है दांत काटी रोटी, ठीक है। दांत काटी रोटी होना मतलब होता है घनिष्ठ मित्रता होना। दांत की काटी जो रोटी है ना वो आप ही की है, तो दांत की काटी जो रोटी होती है ना वो घनिष्ठ मित्रता के साथ होती है। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है, सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। सा अलग कर दीजिए और परिवार अलग हो गया, तो परिवार के साथ सपरिवार निमंत्रण होता है ना आपका, तो कभी आपको अगर पूरे परिवार को बुलाना होता है तो उसमें निमंत्रण में लिखा होता है कि सब परिवार आपको आना है, तो वही वाला सा है, ठीक है। जिसमें सा नहीं लगा होता तो लोग एक ही लोग जाते हैं उसमें, सब परिवार नहीं लगा होता तो। 78 नंबर क्वेश्चन है, जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द आपको चुनना है। जिस पर विश्वास किया गया हो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन एक शब्द बनाया गया है जो इसको डिफाइन करेगा। जिस पर विश्वास किया गया हो, ठीक है, विश्वास हो चुका है उस पर, उसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी वाला ऑप्शन, विश्वस्त किया गया हो, ठीक है। जिस पर विश्वास किया जा सके, ठीक है, समझिएगा, दोनों का अर्थ समझिएगा। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे कहेंगे विश्वास पास भी कहेंगे, विश्वासी भी कहेंगे, विश्वसनीय भी कहेंगे। लेकिन जिस पर विश्वास किया गया हो पहले भी, उसे कहेंगे विश्वस्त, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष विषाद होगा। हर्ष मतलब खुशी होती, विषाद मतलब क्या होता है? दुख होता है। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, हेरंब में किसका पर्यायवाची शब्द है? हेरंब, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नए नए जो क्वेश्चन आपको मिला करे ना उस पर ध्यान दिया करिए। और इस तरह जो भगवान से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें काफी आपको ये होता है कि ये विष्णु हो सकता है, गणेश हो सकता है, शिव हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर नाम जो होते हैं मिक्स लगते हैं आपको। हेरंब जो होता है किसका पर्यायवाची? गणेश जी का है। हेरंब का अर्थ होता है जिनका जो सर हो वो हाथी का हो और शरीर का जो धड़ का भाग है वो कैसा हो? वो मनुष्य का हो। तो ठीक है, ऐसे जो नाम होता है उसे कहते हैं हेरंब कहते हैं। तो ऐसा किसका शरीर है? गणेश जी का शरीर है। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वो क्या कहलाता है? जिस समास के पदों का विग्रह नहीं होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। इसमें जो आगे पद होता है ना उसमें अव्यय लगा होता है तो उसका विग्रह तो हो ही नहीं पाता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ए वाला। 82 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, ठीक है, कैसे लिखेंगे आप इसे? सूर्य प्लस उदय, ये मिलकर के सूर्योदय हो जाता है। गुण संधि में क्या होता है? आ और आ के बाद यदि ई या ई आए, बड़ी ई आए, ऊ या बड़ा ऊ आए, री आता है तो आ के बाद अगर ई आता है तो उसका ए हो जाता है और आ के बाद अगर ऊ आता है तो उसका ओ हो जाता है। तो ठीक है, सूर्योदय सही ऑप्शन होगा इसका गुण संधि। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब देखिए पुल्लिंग आप कितने शब्दों को याद करेंगे? पुल्लिंग आप कितने शब्दों को याद करेंगे? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल से ट्रिक यूज कर सकते हैं। उसके सभी शब्दों के आप वाक्य प्रयोग कर लीजिए। अब वाक्य प्रयोग कैसे आप करेंगे? देखिए पुल्लिंग आपसे पूछा ना, सबसे पहले आपको उत्तर बता देते, कुछ लोग उत्तर पहले जानने का प्रयास करते हैं। सही ऑप्शन होगा दही। अब देखिए दही जो होता है वो खट्टा होता है। आपने एक सेंटेंस बनाया दही खट्टा है, दही खट्टी है अगर होता तो वो स्त्रीलिंग होता, लेकिन पुल्लिंग है इसलिए दही खट्टा है हमेशा प्रयोग किया जाता है। अब आप नाक के लिए क्या कहते हैं? नाक बह रही है तो स्त्रीलिंग है।
किताब क्या है, किताब पढ़ी जाती है, पढ़ा नहीं जाता है, इसलिए स्त्रीलिंग हो गई। सड़क बनाई जाती है, सड़क बनाया नहीं जाता, स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से आप ढेर सारे शब्दों को वाक्य प्रयोग से ही क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग डिसाइड कर सकते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? अविकार जिस पर विकार जो होता है नहीं आता है। अविकारी नहीं है मतलब कि वो विकारी है, उसमें विकार आ सकता है। ठीक है, हाथी, हाथी एक अविकारी है मतलब विकारी है। हाथी का जो होता है हथनी भी हो सकता है, विकार आ सकता है, हाथियों भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां इधर उधर जो होता है इसमें कोई भी विकार नहीं आएगा, इसलिए इन्हें अविकारी कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? समझिएगा जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां को देखिए, यहां अगर आप स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तभी यहां को यहां ही कहेंगे, इधर को इधर ही कहेंगे, उधर को उधर ही करेंगे, चाहे जितने लोगों के लिए आप प्रयोग करें, इसमें विकार नहीं आएगा। लेकिन हाथी में विकार आ जाएगा, ढेर सारे हाथी आ जाएंगे तो आपको हाथियों कहना पड़ेगा। अगर स्त्रीलिंग आ जाएगी तो हथनी कहना पड़ेगा, इसलिए इसमें विकार आ सकता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण नहीं है? सही ऑप्शन होगा अनिश्चित। अनिश्चित की बात की गई ना, तो 10 तो एक निश्चित हो गया ना, कुछ कई सब कुछ जो होता है वो अनिश्चित हो सकता है, लेकिन 10 तो एक निश्चित हो गया। 86 नंबर क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा जो तो किसी जाति का बोध कहलाती, जैसे डॉक्टर की पूरी जाति होगी। अगर आप डॉक्टर कह रहे हैं इसका मतलब आप पूरी जात को डिनोट कह रहे हैं। पुलिस कह रहे हैं इसका मतलब पूरी पुलिस की जो जाति हो गई उसके अंदर आ गई। सही ऑप्शन होगा भारत। भारत एक नाम है। विद्यार्थियों में पूरा विद्यार्थी ग्रुप आ जाएगा, औरत में पूरी औरत जाति आ जाएगी, आदमी में सभी आदमियों के लिए कह रहे हैं। अगर आप किसी आदमी को कह रहे हैं ना आदमी बहुत अच्छा है, आदमी बहुत अच्छे होते हैं, तो आप किसी एक आदमी को नहीं कह रहे, आप सब आदमी को कह रहे हैं, आप जाति को संबोधित कर रहे हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है? तत्सम मतलब कि संस्कृत। ठीक है, देखिए तत्सम तद्भव देशज विदेशज सब होते हैं, तो जो संस्कृत से एक तत्सम शब्द आपको चुनना है। सही ऑप्शन होगा इसका औरत। औरत एक तत्सम शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। आदमी जो है ना ये कैसा है, एक विदेशज शब्द है। 88 नंबर क्वेश्चन है, किस स्वर का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं है? ध्यान से देखिए, देखिए आज छोटा जो लिखा जाता है ना इसका कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता। आप जब पढ़े होंगे तो इसके लिए ऐसे ही छोड़ दी जाती जगह, जबकि कोई इसका जगह नहीं है। अगर आप बड़ा आ लिख रहे हैं ना तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसकी कोई मात्रा होगी तो इस प्रकार से आप एक बड़ा डंडा खींच देते हैं, और ए के लिए क्या करते हैं इस प्रकार से कर देते हैं, और ओ के लिए इस प्रकार से कर देते हैं। तो सभी जो है ना ये एक चिन्ह है, लेकिन छोटे आ में उसका कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं है। 89 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र से स्थित है? देखिए बिहार में क्या है, मगही भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, लेकिन इसने पटना बोल दिया ना, तो पटना अगर बोल दिया तो वहां पर मगही ही बोली जाती है। ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को इसमें, इसलिए आप लोग इसको मगही सही कीजिएगा। भोजपुरी तो आप सब लोग सही कर सकते थे, इसलिए क्वेश्चन को रखा गया ताकि गलतियां आपसे हों। 90 नंबर क्वेश्चन है, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 4 दिन की चांदनी मतलब कि थोड़े दिन का सुख है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो थोड़े दिन का सुख है, उस सुख का अनुभव कीजिए। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, यथार्थ किस समास का उदाहरण है? यथार्थ हमने आपको बताया था ना, अगर यथा लगा है आगे तो वह अव्ययी भाव समास होगा। सही ऑप्शन होगा सी वाला। ठीक है, अर्थ भी समझ लीजिए, अर्थ के अनुसार यथार्थ, यथा अर्थ मतलब कि अर्थ के अनुसार, उचित मतलब कि बिल्कुल से। 92 नंबर क्वेश्चन है, मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंह तोड़। सही ऑप्शन होगा इसमें पहला वाला ऑप्शन, मुंह को तोड़, कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन है, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? इसका पहले एक एग्जाम्पल से शुरुआत हमने की थी, इसके समास की बात करेंगे तो गौरी शंकर में हमने शुरुआत की थी ना आपसे, तो गौरी अलग पद होता है और शंकर अलग था, तो उसमें द्वंद्व समास था। पाप अलग है, पुण्य अलग है, तो इसमें द्वंद्व समास है। ठीक है, समझिएगा आप लोग, समास को अच्छे समझ लीजिएगा। टॉपिक वाइज कुछ लोग पढ़ते होंगे तो समास और संधि में विशेष तौर पर लॉकडाउन अभी है, आपका बढ़ भी सकता है लॉकडाउन, इसलिए हिंदी को कम से कम आप लोग 50 में 50 सही करने का प्रयास कीजिए मेरे तरफ से। गलतियां होती तो कम से कम 45 तो सही आपके हो ही जाए क्वेश्चन।
दाजू कहानी किसकी रचना है? चलिए बताइए। दाजू, दाजू का मतलब जो होता है वो होता है भाई, ठीक है। और ये रचना किसकी है? शेखर जोशी की है। बहुत ही फेमस रचना है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें रखे गए हैं। जूहू की कली किस कवि की प्रथम रचना है? तो जूहू की जो कली है ना वो बहुत फेमस रचना है। किसकी? निराला की है। अगर आप छंद को पढ़ने जाएंगे तो वहां पर एक आपको मुक्तक छंद मिलेगा, और मुक्तक छंद का प्रयोग सिर्फ जूही की कली में निराला ने किया था। इसमें किसी भी चीज का प्रतिबंध नहीं है, कितनी ही मात्राएं हो सकती हैं उसमें, ठीक है। तो जूहू की कली एक मुक्तक छंद भी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। मुक्तक छंद इसमें से किसकी है? रचना है। तो निराला जी की जो जूहू की कली है वो है। 96 नंबर क्वेश्चन है, ऋण जल और धन जल किसका रिपोर्ट ताज है? सही ऑप्शन होगा इसका फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, रिपोर्ट ताज है, ठीक है। ऋण जल और धन जल कौन सी रचना जो है रेणु जी की नहीं है? चलिए बता सकते हैं आप लोग। अब देखिए रचनाओं पर ही फोकस अब करना है। लास्ट क्वेश्चन आपकी रचनाओं से ही क्वेश्चन पूछे गए। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो रचना नहीं है वो डी वाले ऑप्शन, देहाती दुनिया नहीं है, ठीक है। बाकी जो रचनाएं हैं मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। अगर कोई भी रचना आपको नहीं याद हो रही तो कम से कम मैला आंचल तो आप लोग याद कर लीजिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? बताइए। वैसे देखिए काव्य की आत्मा जो है वो रस को कहा गया है, लेकिन केशव दास जी क्या एक अलंकारवादी कवि थे, तो उनको जो अलंकार में ही काव्य की आत्मा दिखती थी, इसलिए 98 नंबर क्वेश्चन है अलंकार, ठीक है। मेरे यहाँ बारिश हो रही है, क्या आप लोग के भी यहाँ बारिश हो रही है? इस समय थोड़ा से फसलों को नुकसान हो रहा है बारिश की वजह से, थोड़ा से आवाज आपको डिफर आ सकती है, ठीक है। बारिश के मौसम से कुछ लोग का गेहूं इस समय खेत में पड़ा हुआ है, कुछ लोगों का कट गया, कुछ लोगों का नहीं कटा, जिन लोगों ने देर में बोया था। तो फसल के लिए जो बारिश है ये थोड़ा फायदेमंद नहीं है, लेकिन गर्मी को ये शांत कर सकती है, इसलिए नुकसान भी है, कुछ को फायदा भी है। ये प्रकृति का नियम है, देखिए इस पर आप लोग का प्रतिबंध नहीं चलता है। और 99 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? ठीक है, 99 नंबर शब्द जो शुद्ध की बात करेंगे तो उसमें है प्रवज्जा। इसका अगर शुद्ध की बात करेंगे, इसका अर्थ से भी समझ लीजिए, अर्थ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लिखा जाता है पहले वाले ऑप्शन में, प्रवज्जा इस प्रकार से लिखा जाता है, घर बार को छोड़ करके एकांत में रहना जा करके, इसे कहते हैं प्रवज्जा कहते हैं। तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? चलिए बताइए। तुम खाओ, देखिए तुम खाओ ये क्या हुआ ना, क्या हुआ? एक आज्ञा हुआ, उसने आज्ञा दिया ना, तुम खाओ। सही ऑप्शन होगा सी वाला। तो ये हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। आपको प्रश्न कैसे लगे, हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आपको? हमारा प्रयास होता है कि आप समय लें लेकिन सारे क्वेश्चन को सही करें, इसलिए आपको समय देते हैं और सब कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। और पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही उत्तर दिए। मेरा यह प्रयास है कि ये मीडियम सेट था, तो इसमें जो अच्छे स्टूडेंट हो कम से कम 50 अवश्य सही करें। इससे प्रश्न पत्र था कि आप 50 सही कर सकते थे, लेकिन अगर नहीं हो पा रहे तो कम से कम 45 सही कीजिएगा, 45 तो और सही कीजिएगा। और जो मीडियम स्टूडेंट है कम से कम 40 सही करें। 40 से नीचे तो किसी प्रकार से आपको जाना नहीं है। अगर 40 से नीचे आप जा रहे हैं इसका मतलब आप मन से तैयारी अभी तक नहीं कर रहे थे। आप सरकारी सीट के लिए अगर आपको फाइट करना है तो 40-45 यहाँ तक कि 50 तक आपको हिंदी में स्कोर करना पड़ेगा। इतना आपको लेकर के चलना है, क्योंकि ऐसा अगर प्रश्न पत्र आपको मिलेगा तो आपको 50 तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आप लोग देखिएगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन आपको प्रश्न पत्र जो मिलेगा वो मीडियम मिलेगा। स्कोर कार्ड अपने शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप लोग इसी प्रकार के और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको जितने आप कहेंगे एग्जाम तक आपको सेट कराने का प्रयास करेंगे। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग घर पर रहिए, लेकिन पढ़ाई का अपने विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम ही आपका सबसे अंतिम लक्ष्य है। पहली बात तो बचाव करना है। अगर घर पे रह रहे हैं तो उसका सदुपयोग करिए। जो प्रैक्टिस सेट लोग करा रहे हैं यूट्यूब पर, उस पर प्रैक्टिस करिए। इसके बाद किताब से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये समय आपके लिए अनमोल है, ठीक है, ये समय नहीं मिलेगा आपको। इस समय का सदुपयोग करिए और लगातार मोटिवेट होते रहिए। डिमोटिवेट तो आपको होना नहीं है कि वैकेंसी बढ़ गई, घट गई, वैकेंसी नहीं आएंगी, वो सब कुछ होगा, लेकिन पहले आप पढ़ेंगे तब ना। अगर आप कमजोर रह जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसी की जरूरत पड़ेगी कि 5000 वैकेंसी है, 10,000, लेकिन अगर आप स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको एक सीट ही नजर आएगी, वहां पर एक सीट आपको पानी। इस लक्ष्य के साथ आपको चलना है, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।